गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई सब? गुड आफ्टरनून। 10th पार्ट 3 रिकॉर्डेड सेक्शन में नहीं है। होगा यार, लेट मी चेक। अच्छा, टेंस रिकॉर्डेड में नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता है यार? ठीक है भाई, मैं चेक करता हूँ, पता नहीं कैसे नहीं आया अब तक। टेंस 3। अच्छा, पीडीएफ में चला गया है क्या? एक सेकंड। हाँ भाई, वो क्लास गलती से पीडीएफ सेक्शन में चली गई है, उसको वहाँ पे देख लेना। मैं उसको अभी चेंज कर देता हूँ और चेंज करके उसको पीडीएफ से हटा के उसमें पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मत लो बस आप लोग, ठीक है? कोई दिक्कत मत लो, अभी पहुंच जाएगी। चलो भाई। ये लो भाई, आ गई होगी, देख लो एक बार वीडियो सेक्शन में। कर दिया है, ठीक है? मैंने खुद ही कर दिया है। हाँ भाई, क्विज देंगे, सारे क्विज मिलेंगे, चिंता मत करें। अभी ये टेंस की 2 क्लासेस में हमने एक बार बस स्टार्ट करके देखा कि ये क्विज कैसे जाएगा कैसे। एक्चुअली में एक नई चीज़ स्टार्ट करने की कोशिश की, तो थोड़ा सा टाइम लगता है जब नई चीज़ हम कुछ कर रहे होते हैं, तो इसीलिए मैंने कभी अनाउंसमेंट में भी नहीं बोला कि हर वीडियो के नीचे क्विज मिलेगा या कुछ ऐसा। लेकिन कुछ ऐसा नया एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। सफल रहेगा तो इसको बहुत अच्छे से आगे लगभग हर जगह पे, हर बैच में, हर जगह पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है? चले भाई, करें शुरू। वो टेंस की जो क्लास नंबर 3 का इश्यू था वो सॉल्व हो गया है तुरंत ही, तो उसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करेंगे भाई क्लास। कल हमने आपको कॉन्टिन्यूस टेंस तक के सारे स्ट्रक्चर्स बता दिए थे। आज भाई हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले तो भाई ये जानेंगे कि इनके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है। हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है,
दिया है, गया है, ईटीसी शब्द आते हैं, ईटीसी शब्द आते हैं। हिंदी में सेंस ऐसे ही होता है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं आगरा जा चुका हूँ, मैं आगरा चला गया हूँ, मैंने खाना खा लिया है, मैंने तुमको एक पेन दे दिया है, वह मुंबई गया है। ये सब आपके इस तरीके के जो सेंस होते हैं सब के सब किस में आते हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में आते हैं। ठीक है भाई, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में आते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये बताता क्या क्या है। भाई जितने भी कंप्लीटेड एक्शन होते हैं, कौन से एक्शन, ऐसे एक्शन जो कि क्या है, कंप्लीटेड एक्शंस हैं, जो कि पूरे किए जा चुके हैं, उन एक्शंस के साथ में हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस लगाते हैं। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि ऐसे काम जो किए गए पास्ट में लेकिन उनका इफेक्ट आज तक है, वहां पे हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट। ठीक है, एक्शंस डन इन पास्ट, डन इन पास्ट बट हैविंग इफेक्ट ऑन प्रेजेंट, इफेक्ट ऑन प्रेजेंट। वो एक्शंस जो पास्ट में किए गए हैं लेकिन प्रेजेंट में इफेक्ट हो। मैं लिख देता हूं हिंदी में भी, ऐसे एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो पास्ट में किए गए हों तथा उनका इफेक्ट प्रेजेंट में पाया जाए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखे जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखे जाते हैं। ठीक है भाई, लिखे जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखे जाते हैं। आगे चलेंगे भाई। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की भाई, तो स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस में भाई हैज या फिर हैव आपको लिखना होता है। अब मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा हैज सिंगुलर के साथ, हैज कहाँ आता है, सिंगुलर के साथ, और हैव कहाँ आता है, प्लूरल के साथ। एस और पी लिख दिया है शॉर्ट में। सब्जेक्ट आएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव। प्लस में आएगी क्या भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में आएगी क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे जो भी जरूरत के हिसाब से आना हो वो। ठीक है, अगर हम ये स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा भाई, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसको हम पॉजिटिव बोल देते हैं। अगर हम बात करें इसका दूसरा स्ट्रक्चर जो कि नेगेटिव होता है, तो सब्जेक्ट प्लस में जरूरत के हिसाब से हैज या फिर आपका हैव, प्लस में आपका नॉट, प्लस में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, नेगेटिव। अगर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की, तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हो, स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा हैज या हैव जरूरत के हिसाब से, उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा भाई, सब्जेक्ट, उसके बाद में आपकी क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर नॉट हो तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट, अगर है तो, अगर नहीं है तो नॉट को छोड़ देंगे, और फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में जो दूसरा स्ट्रक्चर आता है, वहां पे आप कह दोगे स्टार्टिंग में क्या आता है, WH वर्ड आता है, उसके बाद में क्या आएगा आपका, हैज या हैव आएगा, उसके बाद में आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आपका अगर नॉट दिया है तो नॉट आएगा, उसके बाद में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और प्लस में जो भी आपका हो वो सब आएगा।
ये आपके बन जाते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सारे के सारे। अब भाई इस पर क्वेश्चंस किस किस तरीके से आते हैं एक दफा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ आ जाओ भाई, क्वेश्चन देखो स्ट्रक्चर बेस्ड आते हैं सबसे पहले। जैसे पहला क्वेश्चन इस तरीके का आ जाएगा, हैज ही हैज वेंट टू मुंबई टू विजिट हर, ठीक है। देखो ही हैज वेंट टू मुंबई टू विजिट हर, देखो दूसरा क्वेश्चन हमने देखा, मोहन मोहन हैव डन हिज वर्क। तीसरा क्वेश्चन हमने देखा भाई, रूपम इज स्टडीड फॉर 10 आवर्स। चौथा क्वेश्चन हमने देखा, रोहन not has done his work। पांचवा क्वेश्चन, ऋषभ हैज work in this company for 10 years। देखो भाई स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं परफेक्ट टेंस पे, एक बार देखेंगे सभी, ठीक है। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं। देखो ही हैज वेंट टू मुंबई टू विजिट हर, भाई ध्यान देंगे हैज हैव हैड के बाद में क्या बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको अभी बताई थी, तो थर्ड फॉर्म जो है वो गॉन होती है ना कि वेंट, तो वेंट नहीं आ जाएगा, क्या आएगा, गॉन आएगा, ठीक है। दूसरा देखेंगे, मोहन हैव डन हिज वर्क, भाई मोहन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के केस में आपको हैव नहीं हैज का प्रयोग करना होता है, तो मोहन हैज डन हिज वर्क, मोहन हैज डन हिज वर्क। नेक्स्ट देखेंगे, रूपम इज स्टडीड फॉर 10 आवर्स, भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आप इज नहीं लगाओगे, आपको क्या लगाना है, हैज स्टडीड, हैज स्टडीड। ध्यान देंगे भाई अगर आप लिख रहे हो इज प्लस में इज, मैं ये चीजें यहीं पर नोट कराता जाऊंगा भाई, ये बाद में आपको दिक्कत ना आए, इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, या फिर मैं लिखूं प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए, ठीक है, तो ये आपका कौन सा टेंस बनता है, एक्टिव वॉइस बनती है भाई, कौन सा, एक्टिव वॉइस, ठीक है। और टेंस होता है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। लेकिन अगर इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये कौन सा टेंस बनता है आपका भाई, पैसिव। और पैसिव में आपका बनता कौन सा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ध्यान रखना ये इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट।
लेकिन अगर हैज या हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आए तो आपका क्या बनता है, एक्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है, एक्टिव। और कौन सा होता है प्रेजेंट का, परफेक्ट। प्रेजेंट का परफेक्ट। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना भाई, हैज या फिर हैव के बाद में अगर आपका कोई नाउन आए, ध्यान देना भाई, कोई नाउन आ जाता है तो ऐसे केस में ये आपका होता तो एक्टिव ही है, लेकिन भाई ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है, परफेक्ट नहीं। क्योंकि परफेक्ट टेंस बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है किसकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म की। और इसमें थर्ड फॉर्म तो आई नहीं, इसमें तो क्या आया है, नाउन आया है। ठीक है, क्या आया है, नाउन आया है। तो हैज हैव के बाद में अगर नाउन आ जाए तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ठीक है, तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखोगे। अच्छा, हैज या हैव के बाद में बीन आए और फिर आ जाए आपकी थर्ड फॉर्म, तो ये बनता है पैसिव। क्या बना भाई, पैसिव। और किसका पैसिव बना, प्रेजेंट के परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है। और अगर हैज या फिर हैव हो, उसके बाद में बीन हो और उसके बाद में कोई एडजेक्टिव आ जाए या नाउन आ जाए, तो ऐसे केस में आपका सेंटेंस कैसा होता है, एक्टिव। और होता कौन सा है, वही सेम, प्रेजेंट परफेक्ट। तो अगर बीन के बाद में एडजेक्टिव या नाउन आ जाता है तो एक्टिव सेंटेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट। भाई सबके एग्जांपल दूंगा, चिंता मत करो, अभी लिख रहा हूं बस, क्योंकि ये एक्टिव पैसिव पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर हैज या हैव के बाद आपका क्या रखा हो, बीन, और बीन के बाद में क्या रखा हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये आपका क्या बनता है भाई, एक्टिव। और टेंस कहलाता है आपका प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है भाई, इस चीज को ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब मैंने आपको सारे एक्टिव पैसिव समझा दिए हैं। मैं दो के एक्टिव और पैसिव और लिख देता हूं। एक तो इसी का पैसिव क्या बनता है, हैज या हैव के बाद में अगर आपका क्या आ जाए भाई, बीन आ जाए, या फिर हैज हैव वाला छोड़ते हैं, लास्ट वाला लिख देते हैं बस एक। अगर कहीं पे आपको इज एम आर के बाद में क्या दिखे, बींग, और फिर उसके बाद में क्या दिखे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आपका क्या होता है, पैसिव बनाता है। और कौन सा पैसिव होता है ये, कॉन्टिन्यूस का पैसिव, वो भी किसके पैसिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। ध्यान देंगे भाई इस चीज का। अब बात आती है कि एक्टिव पैसिव क्या है, एक मिनट के अंदर अभी एक्टिव पैसिव भी समझाऊंगा। आ जाओ भाई। रोहन नॉट हैज डन हिज वर्क। भाई नॉट कहां पे आना चाहिए, नॉट आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में। तो कहां पे आ जाएगा, रोहन हैज नॉट डन हिज वर्क। नो, रोहन हैज नॉट डन हिज वर्क, रोहन हैज नॉट डन हिज वर्क। आगे, ऋषभ हैज वर्क। भाई हैज हैव ऐड के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो हैज वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स। ऋषभ हैज वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स। आगे कुछ और एग्जांपल्स लिखेंगे भाई इसी चीज के अब हम। ठीक है, देखेंगे एक बार, जैसे कि मैंने लिखा आगे पिछली स्लाइड में कितने एग्जांपल लिखे थे, 5। एग्जांपल नंबर 6 जैसे मैंने लिखा, why they have bought this
बुक, वो इस किताब को क्यों खरीद चुके हैं, उन्होंने इस किताब को क्यों खरीद लिया है, बताएंगे भाई क्या एरर है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, हु, चलो हु वाले यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। वेयर हैव ही गॉन। 8वां क्वेश्चन भाई, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। ही हैज नॉट अ कार, ही हैज नॉट अ कार। देखो भाई, पहले 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तभी आपको आगे बढ़ने में मजा आएगा। आगे आ जाओ। पहला क्वेश्चन, वाई दे हैव बॉट दिस बुक, वाई दे हैव बॉट दिस बुक। भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, वाई हैव दे बॉट दिस बुक, वाई हैव दे बॉट दिस बुक। आगे, वेयर हैव ही, भाई सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है, तो यहाँ पे ही के हिसाब से क्या आना चाहिए, ही के हिसाब से आपको हैव की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, हैज लगाना पड़ेगा। सो वेयर हैज ही गॉन, वेयर हैज ही गॉन। अब 8वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर करेंगे भाई, 8वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे सारे बच्चे। 8वें क्वेश्चन का, देखो भाई, ही सब्जेक्ट है, हैज आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आपको ऐसा लगा है ना। अगर देखो भाई हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो इसका मतलब है ये कार आपकी मेन वर्ब होनी चाहिए, लेकिन कार तो आपकी क्या होती है, नाउन होती है। और ये नॉट के बारे में मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं कि नॉट आपका क्या होता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, नेगेटिव बनाने का काम करता है, एडवर्ब होता है। तो ना तो ये वर्ब है ना ये वर्ब है, ये आपका क्या है, नाउन है, ये आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो हैज है यही आपका मेन वर्ब होगा। ध्यान देंगे किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब होना एकदम नेसेसरी है, कंपलसरी है। हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, मेन वर्ब का होना जरूरी है। तो हैव आपकी, ये हैज आपकी क्या है, मेन वर्ब है। और भाई आप सभी जानते हैं कि इस नॉट का प्रयोग हम मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में करते हैं। तो क्या ये नॉट यहाँ पे सही है, नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो टेंस हमने लिखा है, ये टेंस आपका प्रेजेंट का परफेक्ट नहीं है। प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हैज हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और यहाँ पे हैज हैव के बाद में एक नाउन दे रखा है। और अगर हैज या हैव के बाद में एक नाउन दे रखा हो, तो ऐसे केस में आपका टेंस कौन सा कहलाता है, टेंस आपका कहलाता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और अगर प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में आपको नॉट लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब किसकी जरूरत पड़ती है, डू या डज की। और ही के हिसाब से आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, डज। तो आपका सही सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट, और हैज की जगह पे भाई क्या आ जाएगा, बेस फॉर्म आ जाएगी हैव। ही डज नॉट हैव अ कार, ही डज नॉट हैव अ कार। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अब हैज को हटा के हैव क्यों लिखा, क्योंकि डू डज के बाद में हमें बेस फॉर्म चाहिए होती है। हैव आपकी बेस फॉर्म होती है और हैज आपकी सिंगुलर फॉर्म होती है, ठीक है। तो ही डज नॉट हैव अ कार, ही डज नॉट हैव अ कार। सेंटेंस नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं, ठीक है भाई। 9 नंबर सेंटेंस है, आपको बताना है कि ये टेंस कौन सा है। I have a big house। बताओ भाई कौन सा टेंस है। She has bought a big house।
और 11 नंबर सेंटेंस है 11 नंबर सेंटेंस है what she या what you have to show in the class। क्लास में दिखाने के लिए आपके पास में क्या है, बताओ भाई। इसमें एरर निकालना है और इन दोनों का टेंस बताना है, इन दोनों का टेंस बताना है और एक में एरर निकालना है। देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, आई सब्जेक्ट है, हैव आपकी वर्ब है। अब ये देखना है ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। भाई हैव के बाद में लिख रखा है अ बिग हाउस, जो कि क्या है, नाउन है। अगर ये नाउन है तो हैव आपकी क्या है, मेन वर्ब है। और अगर भाई हैव आपकी मेन वर्ब है तो ये परफेक्ट टेंस तो हो नहीं सकता, क्योंकि परफेक्ट टेंस में तो हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि ये कौन सा टेंस है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही 10वां सेंटेंस आपने देखा, सी हैज बॉट अ बिग हाउस। हैज आपकी और बॉट आपकी, अब दो चीजें आ गई, तो एक हेल्पिंग वर्ब रही होगी और एक मेन वर्ब। ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब है और ये थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब का काम कर रही है। अगर हैज हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आ गई तो फिर कौन सा टेंस बनता है, परफेक्ट। अगर परफेक्ट बनता है तो यहां पे आप लिख दोगे ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है भाई। अब देखो 11वें सेंटेंस में आपको एरर बताना है, व्हाट यू हैव टू शो इन द क्लास। अब भाई सबसे पहले आपने देखा कि व्हाट यू, व्हाट आपका इंटेरोगेटिव वर्ड है, यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और हैव आपकी क्या है, वर्ब है। ये जो टू सो है ये तो इन्फिनिटिव होता है, यानी कि कोई और वर्ब तो है नहीं, तो ये हैव आपकी क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है। और इन द क्लास आपका प्लेस बता रहा है कि कहां पे। अब आप ये देखिए, क्या इसमें हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है लास्ट वाले सेंटेंस में, तो आप कहोगे नहीं है। ठीक है। अगर हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। भाई हैव के बाद में अगर थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। अगर हैव के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं है तो फिर कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डू या डज का। तो व्हाट डू यू हैव टू शो इन द क्लास, व्हाट डू यू हैव टू शो इन द क्लास। ठीक है भाई। 9वें क्वेश्चन को भाई इंडेफिनिट क्यों बोला है, क्योंकि हैव के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं है। हैज के बाद में थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट है, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं है तो परफेक्ट नहीं है, सिंपल। आगे कुछ और एग्जांपल्स इसी के, मुझे पता है कि आप लोगों को डाउट आ रहा है, तो एक बार फिर से कुछ और एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा दे दे हैव नॉट अ हाउस। इसका आंसर करेंगे भाई, करेक्ट करो इसको, दे हैव नॉट अ हाउस। जो बच्चे 8वां पूछ रहे थे वो आपको ये अब समझ आ जाएगा, 11वां भी फिर से समझ आ जाएगा बेटा। यस, 8वां जो पूछ रहे हो आ जाओ एक बार फिर से, समझ आ जाएगा अभी। दे हैव नॉट अ हाउस। भाई एक बात बताओ, क्या ये हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है, आप खुद से सोचिए समझिए और बताइए। हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। जो बच्चे 11 नंबर और 8 नंबर को बार बार पूछ रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक बार आगे आ जाइए, आपको वो समझ आ जाएंगे।
एक बार आगे आ जाओगे तो आपको वो समझ आ जाएंगे। देखो भाई, ये हैव आपकी देखो मेन वर्ब तो हो नहीं सकती है भाई। क्या इस हैव के बाद में थर्ड फॉर्म लगा रखी है? नहीं, मतलब हैव हेल्पिंग वर्ब तो हो नहीं सकती है, क्योंकि इसके बाद में थर्ड फॉर्म नहीं है। ये अकेली आई है तो यही मेन वर्ब है ना, ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तो ये हो नहीं सकती है। और अगर हैज या हैव के बाद में थर्ड फॉर्म ना आए तो ऐसे केस में आपका टेंस कौन सा बना? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। क्या बना भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा एक बात बताओ, ये जो नॉट है ये मेन वर्ब के बाद आती है कि पहले आती है? तो आप सभी का उत्तर होगा कि ये तो मेन वर्ब के पहले आती है, तो नॉट हमने यहां लगा दिया। लेकिन साथ ही साथ में ये नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद में भी तो आता है। अब कोई हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर दिख ही नहीं रही। क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होती है? डू या डज। और दे के हिसाब से क्या आ जाएगा? डू। दे के हिसाब से हमने क्या लगा दिया? डू। तो दे डू नॉट हैव अ हाउस। दे डू नॉट हैव अ हाउस। ठीक है भाई, दे डू नॉट हैव अ हाउस। नेक्स्ट देखो, अगला हमने देखा यू भाई इसको सही करके बताओ। यू डू नॉट हैव डन योर वर्क। यू डू नॉट हैव डन योर वर्क। बताओ भाई, यू डू नॉट हैव डन योर वर्क। देखो, आ जाओ भाई। देखो, इस हैव के बाद में क्या रखा है? डन, जो कि क्या है? मेन वर्ब। अगर डन आपकी मेन वर्ब है तो हैव आपकी क्या बनेगी? हेल्पिंग वर्ब। तो टेंस कौन सा बना? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनाता है? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनाता है? परफेक्ट टेंस। अगर ये परफेक्ट टेंस है तो क्या यहाँ पे डू डज की जरूरत पड़ेगी? नहीं। और ये जो नॉट है इसकी पोजीशन कहाँ पे रहेगी? हेल्पिंग वर्ब के बाद में, यानी कि हैव के बाद में। तो सेंटेंस करेक्ट क्या बनेगा? यू हैव नॉट डन योर वर्क। यू हैव नॉट डन योर वर्क। यू हैव नॉट डन योर वर्क। ठीक है, बात क्लियर है भाई? भाई समझ आ गई ये बात? आ जाओ भाई, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर एक बार। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डू यू हैव इनवाइटेड बताओ भाई, डू यू हैव इनवाइटेड हिम टू द पार्टी? देखो, बात को समझो भाई। अब आपने देखा हैव के बाद में क्या रखा है? थर्ड फॉर्म। अगर ये V3 आ रखी है तो ये आपकी क्या बनी होगी? मेन वर्ब। और ये हैव क्या रहा होगा? हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है तो हम क्या कहते हैं
कि ये आपका कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट का परफेक्ट। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है तो भाई क्या यहाँ पे डू की जरूरत पड़ेगी, नहीं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आती है, सब्जेक्ट से पहले। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, हैव यू इनवाइटेड हिम टू द पार्टी, हैव यू इनवाइटेड हिम टू द पार्टी। और देखो भाई, एक मैंने लिखा 15वां सेंटेंस, मैंने लिखा हैव यू एनी मनी। इसको करेक्ट करो भाई, हैव यू एनी मनी, हैव यू एनी मनी। बताओ भाई जल्दी जल्दी। बेटा 12-13 ढंग से देखोगे तो बहुत आसान है, रिपीट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझा दूंगा दोबारा, फिर भी एक बार पहले 15वें क्वेश्चन को ट्राई करो। हैव यू एनी मनी, हैव यू एनी मनी। अब देखो एक बार, एक बात बताओ, ये एनी मनी आपका क्या बना रहा है, नाउन है भाई, ये तो पैसा, थर्ड फॉर्म तो नहीं है। अगर ये नाउन है और ये क्या है, सब्जेक्ट है आपका, तो ये जो हैव है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए या मेन वर्ब। भाई किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब होना तो जरूरी है। अगर हैव आपकी मेन वर्ब है तो सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या मेन वर्ब को सब्जेक्ट से आगे उठा के लाते हैं या हेल्पिंग वर्ब को, तो आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब को अगर लाते हैं तो ऐसे केस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू। भाई यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डू। और ये हैव कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, डू यू हैव एनी मनी। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, डू यू हैव एनी मनी, डू यू हैव एनी मनी। अब बताओ भाई, हैव के साथ में कब हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं और कब हैज हैव के साथ में इंडेफिनिट टेंस आता है, किसी को कोई डाउट। हैज हैव कब इंडेफिनिट है और कब आपका परफेक्ट है, एनी डाउट, एनी डाउट, एनीवन। चलो भाई एक बार फिर से बता देता हूँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं तो। देखो भाई, ये सेंटेंस आपने देखा, हैव के बाद में क्या कोई वर्ब है, नहीं है। अगर कोई और वर्ब नहीं है तो हैव मेन वर्ब है। और क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर परफेक्ट नहीं है तो फिर क्या बचा, इंडेफिनिट। तो हैव आपका यहाँ पे क्या बता रहा है, इंडेफिनिट। अगर इंडेफिनिट टेंस है प्रेजेंट का तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू, और उसके बाद में क्या आएगा, नॉट, और हैव बनेगी आपकी मेन वर्ब। ठीक है। अब देखो, जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा था, मैं उसी सेंटेंस को उसी प्रकार का सेंटेंस लिख देता हूँ, एग्जैक्ट वो ना लिख के। जैसे मैंने लिखा ये 16 नंबर सेंटेंस, मैंने लिखा हैज़ ही अ बुक। इसको करेक्ट करो भाई, हैज़ ही अ बुक, हैज़ ही अ बुक। देखो सिंपल सी बात है, हैज़ आपकी क्या है बननी चाहिए, यहाँ पे मेन वर्ब होनी चाहिए, क्योंकि बुक आपकी वर्ब नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है। थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इंडेफिनिट अगर है तो इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब होती है या डू होती है, तो आप कहोगे डू डज होती है। ही के हिसाब से आपको क्या लगाना है, डज लगाना है। तो आपके सेंटेंस की शुरुआत होगी किससे, डज से। किससे शुरुआत हो जाएगी, डज से। उसके बाद में आपने देखा कि यहाँ पे हमें, अब यहाँ पे देखो काफ़ी सारे बच्चे क्या गलती करेंगे, हैज़ लगा देंगे। भाई ध्यान देना,
डू डज के बाद, डू डज के बाद में हैज नहीं लिखना है, हैव लिखना है। क्या लिखना है? हैव। हमें लिखना पड़ेगा डज ही हैव अ बुक, डज ही हैव अ बुक, डज ही हैव अ बुक। काफ़ी सारे बच्चों से ये गलती होगी कि हैव ना लिख के हैज़ लिख देंगे। ध्यान देना भाई, डू डज और डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, सिंगुलर फॉर्म नहीं आती है। ये कह सकते हैं कि प्लूरल फॉर्म आती है, सिंगुलर फॉर्म नहीं आती है। तो डज ही हैव अ बुक। बात क्लियर है भाई? अब तो मुझे लगता है डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये जो मैंने एक पूरी टेबल बनाई थी, इसमें से देखो मैं क्या क्या बता चुका हूँ आपको। इज एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये बता चुका नहीं भाई? कॉन्टिन्यूस तो बता ही चुका है ना। इज एम आर के बाद में थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये पैसिव है। देखो भाई, एक्टिव और पैसिव का बहुत सिंपल सा फंडा होता है। क्या फंडा होता है एक बार समझेंगे। जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अगर वो सब्जेक्ट कुछ काम करता है, यानी कि जो वर्ब है और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब भी हमें देखने होते हैं। अगर वर्ब में होने वाला एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि एक्टिव स्ट्रक्चर आएगा। और अगर वर्ब में होने वाला एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा नहीं किया जा रहा है, वो उल्टा सब्जेक्ट के ऊपर किया जा रहा है, तो पैसिव स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। हर टेंस का आपको एक्टिव पता होना चाहिए और हर टेंस का आपको पैसिव पता होना चाहिए। मैं जब टेंस 12 के 12 के स्ट्रक्चर हो जाएंगे तो सारे के सारे टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर भी आपको नोट करा दूंगा। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ये सब हो गए थे ना टेंसेस। अच्छा, अब भाई यहां से आगे चलेंगे हम पास्ट का परफेक्ट टेंस। क्या लिखेंगे? पास्ट का परफेक्ट। हेडिंग लगा देंगे भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। भाई देखो, अब सबसे पहला पॉइंट हम हमेशा ये लिखते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ईटीसी वर्ड्स आते हैं। ठीक है भाई, ये शब्द आते हैं, पहली बात। दूसरा पॉइंट हम हमेशा लिखते आए हैं कि ये दिखाता क्या है। भाई ये बेसिकली दिखाता है पास्ट ऑफ पास्ट। क्या दिखाता है? पास्ट ऑफ पास्ट। ऐसे एक्शंस जो पास्ट से भी पहले हो चुके थे, उन्हीं को हम लिखते हैं पास्ट के परफेक्ट में। ठीक है, ऐसे एक्शंस जो पास्ट के भी पहले हो चुके थे वो पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट में लिखे जाते हैं। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, एक्शंस दैट या एक्शंस दैट वर डन या ऐसे लिखो, एक्शंस दैट वर कंप्लीट एट और बिफोर अ पॉइंट इन पास्ट। हिंदी में बोले तो ऐसे एक्शंस, ऐसे एक्शंस किसके लिए? हाँ, भेज दी तूने? बोल दो सर, पूछना किस लिए मंगाई? ऐसे एक्शंस जो पास्ट में
किसी पॉइंट पर कंप्लीट थे या पास्ट के किसी पॉइंट से पहले कंप्लीट थे। पहले कंप्लीट थे वो पास्ट परफेक्ट क्या इनका फिर प्रशांत सर ही देंगे, मैं बात कर लेता हूँ जा। ठीक है भाई, चलो दूसरा पॉइंट ये हो गया भाई। इसकी थोड़ी सी टाइमलाइन बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार इसकी टाइमलाइन बता देता हूँ। देखो, जैसे कि मान लीजिए ये एक पूरा लाइन है, मान लेते हैं हम आज प्रेजेंट में हैं। ये अगर हमारा प्रेजेंट है, ये अगर हमारा प्रेजेंट है, तो मान लो इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं पास्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब है ऐसे काम जो इससे पहले हुए हैं, ऐसे काम जो इससे पहले हुए हैं या इस तक कंप्लीट हो चुके थे, यानी बेसिकली इससे पहले ही हो चुके थे, उनको हम लिखते हैं पास्ट के परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट बेसिकली ये है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं। ये देखो, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, पास्ट हो गया, और ये वाला जो पॉइंट बना ये पास्ट का भी पास्ट बना, तो पास्ट ऑफ पास्ट बनता है। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट ऑफ पास्ट होता है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट बेसिकली क्या होता है, ये देखो जैसे प्रेजेंट है, ये हम मान लेते हैं फ्यूचर है, तो ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और ये इससे भी पहले की बात जब हम करते हैं यानी कि पास्ट ऑफ पास्ट की, किसकी बात करते हैं भाई, पास्ट ऑफ पास्ट की। अब देखो साधारणतः क्या होता है, जैसे हमने प्रेजेंट के परफेक्ट की बात करी, मैं आपको लॉजिकल तरीके से टेंस को समझाना चाहता हूं, तो कोशिश कीजिएगा कि लॉजिकल तरीके से समझने की आप पे प्रयास करें। ठीक है, ये देखो टाइमलाइन है, मैंने यहां बना दिया, बात को समझना। पास्ट का इंडेफिनिट क्या बताता था, पास्ट में हुआ कोई काम, मैंने कहा मैं कल आगरा गया, भाई कल का टाइम है, चला गया था, कोई बात नहीं, पास्ट का इंडेफिनिट आ गया, यानी कि एक एक्शन में काम चल गया, बात समझे। मैंने कहा मैं खेल रहा हूं, प्रेजेंट में खेल रहा हूं, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मैं अपना काम कर चुका हूं, कब कर चुका हूं, आज की डेट में मैं अपना काम कर चुका हूं, मेरा काम हो चुका है, कंप्लीट है, सही बात है। मैंने आपसे कहा मैं अपना काम कर चुका था, आप मुझे पूछोगे कब कर चुके थे, पूछोगे कि नहीं पूछोगे। मैं आपसे कहता हूं मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या आप ये पूछोगे आप कब पढ़ा रहे हो, नहीं, पता तो है आपको कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, बताने की जरूरत पड़ी नहीं। मैंने कहा कि मैं खाना खा रहा हूं, बताने की जरूरत पड़ी नहीं। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं कि मैं अपना काम कर चुका था, तो आप कहोगे सर कब कर चुके थे, किस चीज से पहले। पास्ट के परफेक्ट की ना भाई एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, देखो पास्ट का इंडेफिनिट मैंने ऐसे ही बताया था, तो ये प्रेजेंट है, एक काम बताया और वो काम कहाँ का है, पास्ट का इंडेफिनिट। लेकिन भाई जब बात आती है ना पास्ट के परफेक्ट की, तो एक काम बता के पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पास्ट में, या तो काम बताओ या टाइम बताओ, और फिर हमें कहना पड़ेगा इससे भी पहले। तो सामान्यतः पास्ट के परफेक्ट टेंस को दिखाने के लिए हमें दो क्लॉज की जरूरत पड़ती है, दो एक्शन की जरूरत पड़ती है, एक बार पास्ट में जाने के लिए और दूसरा एक्शन उस पास्ट के भी पास्ट में जाने के लिए।
प्रेजेंट में हमें एक ही एक्शन से काम चल जाएगा, हमें पास्ट की बात करनी है एक ही एक्शन से काम चल जाएगा। लेकिन अगर हमें पास्ट के भी पास्ट की बात करनी है तो पहली एक बात कहो जिससे ये प्रूफ हो कि हम पास्ट में चले गए, और फिर उसके बाद में एक और बात कहो जिससे ये प्रूफ हो कि हम उस पास्ट के भी पास्ट में चले गए। तो सामान्यतः पास्ट परफेक्ट में दो एक्शन लिखे जाते हैं। तो सामान्यतः पास्ट परफेक्ट में कितने एक्शन लिखे जाते हैं? दो एक्शन। तो एक छोटी सी बात थी, इसको ऐड कर लेना। वैसे इसको मैं लिखाऊंगा बाद में भी, लेकिन लिख लेते हैं। सामान्यतः पास्ट परफेक्ट यूज करने के लिए हमें दो रेफरेंस चाहिए होते हैं। पहला पास्ट के लिए और दूसरा पास्ट ऑफ पास्ट के लिए। क्योंकि पास्ट परफेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट को दिखाता है। ठीक है, ठीक है भाई, चलो। अच्छा, यहीं पे मैं एक चीज लिख देता हूं जो कि अभी आगे काम में आएगी। सेम यही बात फ्यूचर ना परफेक्ट में भी होती है। सेम यही बात भाई फ्यूचर परफेक्ट में भी होती है, क्योंकि देखो फ्यूचर परफेक्ट की टाइमलाइन कैसी बनती है, देखना एक बार। ये हम आज प्रेजेंट में हैं, ठीक है ना, ये आज हम प्रेजेंट में हैं, ठीक है। पहले हमें फ्यूचर में जाना पड़ेगा और फिर हमें उस फ्यूचर के पास्ट में आना पड़ेगा। तो पास्ट ऑफ फ्यूचर बराबर फ्यूचर का परफेक्ट, पास्ट ऑफ फ्यूचर बराबर फ्यूचर का परफेक्ट। बेटा अभिषेक नोट्स रिवाइज करो, बार बार 2-3 बार नोट्स रिवाइज करो, ठीक है। तो फ्यूचर का परफेक्ट भी क्या होता है? बेसिकली पास्ट ऑफ फ्यूचर। आ जाते हैं भाई, अब एक बार स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो देखो भाई बहुत आसान आसान स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये आपका बन गया असर्टिव। अगर आपको नेगेटिव बनाना है, मतलब अफर्मेटिव बन गया, अगर नेगेटिव बनाना है तो हेड आएगा, प्लस में नॉट आएगा और प्लस में आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेड को कहाँ लिख देंगे? शुरुआत में, प्लस में आपका सब्जेक्ट आएगा। अगर नॉट है तो नॉट आएगा, अगर नॉट नहीं है तो नॉट नहीं आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी और तब आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और अगर कोई WH वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड अगर कोई है तो सबसे पहले वो आएगा, फिर आपका हेड आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर नॉट है तो नॉट आएगा, फिर आपकी थर्ड फॉर्म आएगी और फिर लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये बन गए आपके स्ट्रक्चर, ये आपके स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं भाई, ठीक है, पास्ट के परफेक्ट के। ठीक है, पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर्स आपके इस तरीके से बन जाते हैं। यहाँ पे भी भाई एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लेनी है आपको, मैं यहीं पे लिख देता हूँ अभी,
सुनेंगे एक बार। अगर हैड के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है तो क्या है ये? पास्ट का परफेक्ट। और अगर हैड के बाद में कोई नाउन आ रहा है तो ये होता है आपका पास्ट का इंडेफिनिट। जैसे हैव के साथ में था, हैज के साथ में था, सेम यहां पे भी है। जैसे मैंने लिखा आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी भाई, क्योंकि यहां पे कोई थर्ड फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब है कि ये आपका पास्ट का कौन सा बनेगा? इंडेफिनिट। पास्ट का इंडेफिनिट। और ये है आपका आई हैड बॉट अ कार, ये है आपका पास्ट का परफेक्ट, क्योंकि इसमें आ रखी है आपकी थर्ड फॉर्म, इसमें आ रखी है आपकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें आपकी थर्ड फॉर्म आ रखी है। बात क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट चलें। तो आई हैड अ कार, पास्ट इंडेफिनिट। आई हैड बॉट अ कार, पास्ट का परफेक्ट। और अगर भाई हमें इसको नेगेटिव करना है तो हम क्या लिखेंगे? आई डिड नॉट। अब देखो डू डज के बाद में जैसे फर्स्ट फॉर्म आती है वैसे ही डिड के बाद में भी फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आई डिड नॉट हैव अ कार। ऊपर वाले का नेगेटिव ये है। और अगर नीचे वाले को नेगेटिव करना है तो आई हैड नॉट बॉट अ कार। इस तरीके से नीचे वाला भी नेगेटिव हो जाएगा। बताओ भाई, क्लियर? कोई डाउट? जो चीजें अब तक बताई उनमें कोई डाउट भाई? देखो बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाया है मैंने पूरा टेंस अब तक आप लोगों को, और मैं इसी तरीके से बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, और कोई डाउट आपको नहीं आना चाहिए बस। बेशक 2-4 क्लास 5 क्लास ज़्यादा लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डाउट नहीं होना चाहिए आपको। कोई डाउट भाई? नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ से आगे भाई कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और अभी हमारे कल का दिन और बेसिक स्ट्रक्चर्स में निकल जाएगा, उसके बाद में फिर हम आगे और बढ़ेंगे, ठीक है भाई? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार लगे रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बेटा करण, करण सिंह कह रहे हैं सर सिंपल प्रेजेंट नहीं बताया। सिंपल प्रेजेंट और पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट लगभग एक ही बात होती है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता उनमें, बताया है मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अभी बाकी के स्ट्रक्चर्स भी नोट करा दूंगा, चिंता मत करो। चलो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही।